अस्सलाम वालेकुम क्लास। चलें बेटा, अब आ जाएं हम अपने नए टॉपिक पे। नया टॉपिक आपका है चार्ल्स लॉ। इससे पहले आपने बॉयल्स लॉ पढ़ा है। ये सारे लॉज हैं रिलेटेड टू योर गैसेस। आगे चल के इसके अलावा और भी दीगर लॉज हैं, वो आप सीखेंगे। अभी फिलहाल गैस का जो पोर्शन है वो इस टॉपिक पे एंड हो जाता है। आपके इस चैप्टर में तीन स्टेट्स ऑफ मैटर आपने सीखनी है। पहला गैस, दूसरा लिक्विड, तीसरा सॉलिड। तो गैस का आज कोशिश करूंगा थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीट हो जाए, फिर न्यूमेरिकल अगर आज कंप्लीट होगा वेल एंड गुड, वरना अगले लेक्चर में करवा दूंगा। अभी जो आपके गैस के लॉ हमने सीखे, इससे पहले एक बॉयल्स लॉ सीखा। बॉयल्स लॉ क्या सीखा आपने कि किसी भी गैस को अगर हम उसका टेम्परेचर कांस्टेंट करते हैं तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम। ये बॉयल्स लॉ था। अब आज आप दूसरा लॉ सीख रहे हैं, इट इज नोन एज चार्ल्स लॉ। चार्ल्स साहब एक साइंटिस्ट थे। पूरा नाम अभी मैं किताब से देख लेता हूँ। बहरहाल रॉबर्ट बॉयल जिस तरह पूरा नाम था, चार्ल्स का भी कोई ना कोई नाम होगा। चार्ल्स एक्जेवियर नहीं है ये एक्समैन वाला। ये चार्ल्स साहब हैं जिन्होंने आपके एक लॉ बना के दिया था और कहा था कि आपके पास अगर प्रेशर कांस्टेंट हो जाए, जैसे कि बॉयल साहब ने कहा अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाए तो ये कंडीशन होगी फॉर एन आइडियल गैस। तो उन्होंने भी कहा कि रियल गैस पे तो अभी हम बात ही नहीं कर रहे, हम तो हाइपोथेटिकल आइडियल गैस से बात कर रहे हैं। तो फॉर एन आइडियल गैस अगर प्रेशर कांस्टेंट में रख दूं तो आपके पास वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इसका मतलब क्या था, एक वैल्यू बढ़ा रहे हैं दूसरी कम हो रही है, लेकिन उसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का होता है कि अगर एक वैल्यू बढ़ा रहे हैं दूसरी भी बढ़ेगी, अगर एक वैल्यू कम कर रहे हैं दूसरी भी कम होगी। ज्यादा पैसे देंगे ज्यादा चीज आएगी, कम पैसे देंगे कम चीज आएगी। तो चीज जो खरीद रहे हैं और पैसे जो आपके पास है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। पैसे जितने ज्यादा खर्च करेंगे उतनी ज्यादा चीजें ले सकते हैं, और जितने कम खर्च करेंगे उतनी कम चीजें ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास वॉल्यूम जितना ज्यादा गैस का इंक्रीज करेंगे उतना ज्यादा आपको टेम्परेचर भी इंक्रीज होता हुआ मिलेगा। शर्त क्या है, प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए। तो आपके जो स्टेटमेंट है चार्ल्स लॉ की, ज़ाहिर है ये लॉ है, इसमें आपके पास ये जो चार्ल्स साहब हैं इनकी स्टेटमेंट अगर हम पढ़ें तो किसी भी गैस का फिक्स मास अगर लें, ज़ाहिर है आप फिक्स मास ले रहे हैं, चेंज तो कर नहीं रहे। सिलेंडर में एक दफा आपने गैस भर दी, उसका मास एक दफा आपने मेजर कर लिया, वो मास चेंज नहीं हो रहा। आप अपने घर से निकल के इस इदारे में आए हैं, तो अपने घर से इस इदारे में बेशक चल के आए, लेकिन आपका जो वजन है वो अभी भी कांस्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आप घर से निकले थे तो एक अलग वजन लेके आए थे, यहाँ पर आए तो आपका 10 किलो बढ़ गया है। ऐसा नहीं हो रहा, कांस्टेंट है। तो आपकी जो गैस है वो भी कांस्टेंट मास रखती है। अब इनके मुताबिक, चार्ल्स साहब के मुताबिक, इन्होंने कहा था कि अगर वॉल्यूम किसी भी गैस का आप बढ़ाएंगे तो जो टेम्परेचर है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी वो भी बढ़ेगा। स्टेटमेंट अगर प्रॉपर बताऊं तो फ्रेंच साइंटिस्ट ये 1787 में इन्होंने बताया था कि द वॉल्यूम ऑफ अ गैस ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर इफ द प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट। यानी जो ये जुमला एब्सोल्यूट है ये बहुत जरूरी है समझना और लिखना भी। एब्सोल्यूट का मतलब क्या है, आपका जो टेम्परेचर है वो मेजर करने का एक स्केल होता है। फॉर एग्जांपल, आप बीमार हो जाते हैं, बुखार होता है, तो आप अपने मुंह में थर्मामीटर रखते हैं, पुराने जमाने वाला थर्मामीटर है अगर तो, या अपने अंडर आर्म्स के अंदर ऐसी जगह पर आप इधर उधर थर्मामीटर रख के टेम्परेचर बॉडी का मेजर करते हैं। वो जो टेम्परेचर आप मेजर करते हैं तो थर्मामीटर में आपके पास एक अंदर लिक्विड होता है, वो ऊपर या नीचे राइज या फॉल होता है। अगर आपको बुखार होगा वो पॉइंट आपका राइज हो जाएगा अंदर, अगर मर्करी है या अल्कोहल है जो भी है वो राइज होगा। वो जो थर्मामीटर में आपको वैल्यू मिल रही है, वो जो वैल्यू मिल रही है वो एक स्केल के मुताबिक मिल रही है। ये तो आपकी जो एग्जांपल मैंने अभी दी सबने देखी हुई है, सभी कभी ना कभी बीमार हुए होंगे, सभी को बुखार हुआ होगा, सबके घर में एक थर्मामीटर ऐसा होगा, नहीं होगा तो डॉक्टर के पास जाके देख लें। तो थर्मामीटर जो आप इस्तेमाल कर रहे हो उसमें एक स्केल डला हुआ होता है, उसकी दो तरफ वैल्यूज अलग अलग लिखी होती हैं। ये देखेंगे तो एक तरफ आपके पास डिग्री सेल्सियस होगी, दूसरी तरफ डिग्री फ़ारेनहाइट होगी। इस टॉपिक के बाद मैं आपको ये टॉपिक पढ़ाऊंगा, कन्वर्जन सिखाऊंगा। ऑल तो किताब में सिर्फ डिग्री सेल्सियस और केल्विन के दरमियान कन्वर्जन है, लेकिन मैं आपको फ़ारेनहाइट में भी सिखा दूंगा।
बहरहाल आपके पास अगर ये थर्मामीटर वाली जो एग्जांपल थी वो क्लियर है, तो कोई भी आप अपना स्केल उठा के देख लें, इवन जैसे आप लाइन ड्रॉ करते हैं उसमें भी आपके वैल्यूज हैं। अगर आप उस वैल्यू को देखेंगे, लेट सपोज आपने मैथ के अंदर प्रैक्टिकल ज्योमेट्री पढ़नी है आगे, आपसे कहा जाएगा ड्रॉ लाइन सेगमेंट ऑफ 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर कैसे मेजर करेंगे? जाहिर स्केल में जहां पर 0 होगा और जहां पर 5 होगा उस पॉइंट तक देखेंगे, आपके पास 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो उसी तरीके से आपके पास यहाँ पर एब्सोलूट स्केल होता है, एब्सोलूट टेम्परेचर स्केल होता है, और वो स्केल जिसकी उसकी यूनिट होती है केल्विन, और वो स्टार्ट होता है 0 से। जिस तरह स्केल आपका 0 से स्टार्ट होता है, उसी तरीके से टेम्परेचर का भी एक स्केल है। 3 स्केल है बेसिकली। एक आप वैसे ही नॉर्मली अगर कहीं भी दुकान से लेके आ जाएं, आपको एक मिलेगा जिसमें डिग्री सेंटीग्रेड या डिग्री सेल्सियस जो भी कहें वो होगा। दूसरा डिग्री फ़ारेनहाइट मिलेगा। तीसरा आपको नहीं मिलेगा, तीसरा लेकिन इंडस्ट्रियली यूज होता है और अभी आप भी इसको पढ़ लेंगे। तीसरा कहलाता है केल्विन स्केल। केल्विन में आपके पास जो वैल्यू आती है उस वैल्यू को हम कहते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो अगर मेरे पास जैसे न्यूमेरिकल अभी पढ़ना है 300 केल्विन है, तो दिस टेम्परेचर इज आल्सो नोन एज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। वैसे एब्सोल्यूट टेम्परेचर इसको नहीं कहते, लेकिन बहरहाल ये आपके पास एब्सोल्यूट स्केल में से आया। एब्सोल्यूट स्केल का जो कॉन्सेप्ट है वो केल्विन के लिहाज से, एब्सोल्यूट स्केल के अंदर डिग्री सेल्सियस या डिग्री फ़ारेनहाइट नहीं होता। तो बहरहाल एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल आपको यहाँ पर बताया हुआ है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल किसने इंट्रोड्यूस करवाया था? जिनके नाम की यूनिट है केल्विन यूनिट। केल्विन बेसिकली साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपने ही नाम की यूनिट दे दी। इन्होंने कहा कि मेरे पास जो स्केल स्टार्ट होगा वो 0 से होगा, जैसे आम स्केल सारे होते हैं। तो 0 केल्विन का मतलब ये है कि आपके पास कोई भी वैल्यू है आइडियल गैस की, वो इस वक्त उसका वॉल्यूम एग्जिस्ट नहीं करता। अगर हम स्पेस की बात करें, स्पेस में कोई भी मैटर नहीं है, अर्थ के बाहर स्पेस है, तो स्पेस में कोई मैटर नहीं है। आप वहां पर जाके खड़े हो जाएं, आप वहां पर एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगी आपकी। कोई ऑब्जेक्ट स्पेस में भेज दें, कोई गैस भेज दें, वो गैस खत्म हो जाएगी, क्योंकि वहां पर मास एग्जिस्ट नहीं करता। स्पेस और मैटर दोनों अपोजिट है। मैटर क्या है? वो आपकी चीज जिसका मास हो और कोई ना कोई ऑक्यूपाई करे स्पेस। आपके पास कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो इस टेम्परेचर को रीच कर जाए, उसका वॉल्यूम 0 हो जाता है। ये जो 0 केल्विन है बेसिकली ये -273, एग्जैक्ट बताऊं तो 15 डिग्री सेल्सियस के बराबर है। यानी कि आपके पास कोई भी वैल्यू है, जैसे पानी आप जमाते हैं, बर्फ आपका 0 डिग्री पे बनता है, और आप उससे थोड़ा जमाते रहें, जितना टेम्परेचर डाउन होता रहेगा उतना माइनस में वैल्यू बढ़ती रहेगी। ऐसे इलाके में चले, ऐसे अभी नॉर्दर्न एरियाज में माइनस में टेम्परेचर गया हुआ है। तो आपके पास टेम्परेचर कम होते होते अगर इस वैल्यू को अप्रोच कर जाए, इसका मतलब ये है, इन्होंने कहा अव्वल तो इस दुनिया के अंदर ये टेम्परेचर अचीव करना नामुमकिन सी बात है अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस। लेकिन अगर ये टेम्परेचर हम अचीव कर लें, तो जिस भी ऑब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं उसका वॉल्यूम 0 हो जाएगा। तो उस वॉल्यूम पे आपके पास अगर कोई 0 हो जाए, तो इसका मतलब वो चीज तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। अगर आपसे कहूं कि आपका वॉल्यूम कुछ है, तो जाहिर है आप अपनी बॉडी को देखेंगे, बॉडी के लिहाज से वॉल्यूम निकाल लेंगे। कपड़े खरीदने जाते हैं तो उसके अंदर आपके वॉल्यूम के मुताबिक साइज होता है, स्मॉल है, मीडियम है, लार्ज है, एक्स्ट्रा लार्ज है, डबल ट्रिपल एक्स्ट्रा लार्ज, कौन सा है, वॉल्यूम के हिसाब से। इतना कम करते रहें कि आपकी वैल्यू छोटी होती जाए। आपको मैंने ये भी पढ़ाया था कि आपका कोई भी सब्सटेंस अगर लिया जाए और उसके मॉलिक्यूल्स को करीब कर दें, करीब कैसे करेंगे? टेम्परेचर डाउन करके, ड्रॉप करके। जब भी हम टेम्परेचर ड्रॉप करते हैं तो मॉलिक्यूल्स करीब आ जाते हैं। सर्दियों में आप अपने आप को, जब भी सर्दी लगती है, बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। अगर आपकी फैमिली करीब बैठी हुई है हीटर के पास, तो आप कोशिश करते हैं हीटर के करीब आए, तो आप क्या करते हैं? अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ये सारी चीजें डेंसिटी में पढ़ाई हुई है। तो इसी तरीके से आपका जो भी सब्सटेंस होगा वो अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करता रहेगा। एक वक्त आएगा इतना कॉन्ट्रैक्ट करेगा कि एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगी, वॉल्यूम 0 हो जाएगा। क्योंकि ये हकीकत में ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए कहा गया है कि आइडियल गैस के साथ होता है, रियल गैस पे ये अप्लाई नहीं होता।
ऑल्दो इसके करीब तर हम अप्रोच करना चाहते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से -260 समथिंग तक अप्रोच कर भी लिया है। उससे आगे अर्थ में फिलहाल पॉसिबल नहीं। तो ये आपके पास सिंपल सा एब्सोल्यूट स्केल है। एब्सोल्यूट स्केल मैंने आपको बता दिया। एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल क्या है? 0 केल्विन से स्टार्ट होता है। 0 केल्विन का मतलब क्या है ये? अब इसका एक फॉर्मूला है, टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस या डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273। अब 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा तो 1 केल्विन बढ़ेगा, 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाएंगे तो 10 केल्विन बढ़ेंगे। लेकिन जो भी आपकी वैल्यू होगी उसमें आप +273 ऐड लाजमी करेंगे। वही काम अभी हम न्यूमेरिकल्स में करने जा रहे हैं। ये आपके पास एब्सोल्यूट स्केल को कन्वर्ट करने का फॉर्मूला है कि कोई भी आपका डिग्री सेल्सियस में हो, आप उसे एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल में कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल में वैल्यू यानी केल्विन में वैल्यू है, आप उसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? -273 उधर भेज दें तो टेम्परेचर इन सेल्सियस बराबर होगा टेम्परेचर इन केल्विन -273 के। तो ये आपका फॉर्मूला है एब्सोल्यूट स्केल में और एब्सोल्यूट स्केल से कन्वर्ट करने के लिए। ये फॉर्मूला याद रखना, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर जब मैं आपको टेम्परेचर स्केल पढ़ाऊंगा तो उसमें ये सारे कन्वर्जन के लिए फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे। तो बस यही आपके पास इधर एक्स्ट्रा पोर्शन था जो मुझे डिस्कस करना था। वापस आ जाए अपने चार्ल्स लॉ पे। जिस तरीके से आपने बॉयल्स लॉ सीखा उसी तरीके से चार्ल्स लॉ भी है। चार्ल्स लॉ क्या कहता है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इफ प्रेशर इज कांस्टेंट। तो आपके पास जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं और इक्वल टू लगाते हैं तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है। उसको हम कहते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी या प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, जो भी कहें एक ही बात है। इधर ये टी मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। कांस्टेंट आपके पास हर वॉल्यूम और टेम्परेचर के रेशो को आप कहेंगे कांस्टेंट आएगा। तो इस तरह से पिछले वाले में आप क्या कह रहे थे, P इंटू वी, आपके पास P इंटू वी कॉन्स्टेंट के बराबर था, तो उसी तरीके से अब V अपॉन टी कॉन्स्टेंट के बराबर है। तो यहाँ पर आपके पास जो भी वैल्यू इनके रेशो आएगा, इनिशियल वॉल्यूम पे इनिशियल टेम्परेचर होगा, और आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया या वॉल्यूम इंक्रीज किया एट कांस्टेंट प्रेशर, तब भी जो वैल्यू आएगी वो कांस्टेंट के बराबर आएगी। बॉयल्स लॉ में तो बाकायदा टेबल के थ्रू हमने दिखाया था, अब यहाँ पर बार बार बताने की जरूरत नहीं है। दिल चाहे तो खुद ही आप इसको बाद में कैलकुलेट कर लें। कैलकुलेट कैसे करेंगे? न्यूमेरिकल की जो वैल्यू आई उनका रेशो ले लें। तो इनिशियली आपके पास एट इनिशियल स्टेट जब कोई भी आप चेंज नहीं कर रहे थे, जो वॉल्यूम और टेम्परेचर उस वक्त था वो इनिशियल वॉल्यूम और इनिशियल टेम्परेचर था। V1 इज इनिशियल एंड T1 इज इनिशियल टेम्परेचर। सिमिलरली आफ्टर जो भी आपका चेंजेस हुआ उसमें V2 अपॉन T2 यानी के फाइनल वॉल्यूम अपॉन फाइनल टेम्परेचर, ये भी कांस्टेंट के बराबर आएगा। एंड सिंस बोथ राइट साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर ये भी बराबर होंगे। V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। तो इस तरह P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 आपने पीछे बॉयल्स लॉ में सीखा था। अब चार्ल्स लॉ में ये इक्वेशन ऑफ स्टेट दूसरी आ गई। ये इनिशियल स्टेट है, ये फाइनल स्टेट। जब भी कोई इक्वेशन इनिशियल फाइनल स्टेट को रिप्रेजेंट करती है उसको हम इक्वेशन ऑफ स्टेट कहते हैं। तो चार्ल्स लॉ के मुताबिक V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। ये सिंपल सा आपके पास चार्ल्स लॉ है। अब इसकी एक डायग्राम किताब में वो देख लें, फिर आपका ये थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। न्यूमेरिकल पे आऊंगा। यहाँ पर आपके पास एक इनिशियल डायग्राम बना के दिखाया हुआ है कि मेरे पास इनिशियली अगर ये दो सिनेरियोज हैं जिसमें आपके पास प्रेशर कांस्टेंट है, यहाँ पर 1.5 कोई भी वैल्यू हो सकती है, ATM ले लें, 1.5 बार ले लें, ये भी बार इज ऑल्सो अ यूनिट ऑफ प्रेशर। लेट सपोज 1.5 ATM है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मास आपने फिक्स रखा है दोनों तरफ, तो इनिशियली टेम्परेचर इज 300 केल्विन। ये बात इंपॉर्टेंट है, याद रख लें। जो यहाँ पर इक्वेशन ऑफ स्टेट्स में टेम्परेचर T1 और T2 है, ये हमेशा इसकी यूनिट केल्विन में होनी चाहिए। केल्विन से डिफरेंट यूनिट रखेंगे तो आंसर गलत आएंगे। तो केल्विन में आपका 300 है इनिशियली, और इनिशियल वॉल्यूम उस वक्त आप देखें यहाँ पर 2 नजर आ रहा है। लेट सपोज 2 मीटर क्यूब होगा या 2 ml ले लें, कुछ भी ले लें। मीटर क्यूब तो खैर नहीं, मैं ml ले रहा हूँ।
तो 300 केल्विन पे 2 ml इसका वॉल्यूम आ गया। और नेक्स्ट फाइनली आपके पास यहाँ पर टेम्परेचर डबल किया है, 300 से 600 पे चले गए, तो आप अपना वॉल्यूम देखें वो भी डबल ही इंक्रीज हुआ है, 2 से 4 पे आ गया। तो ये आपने जब ऑब्जर्व किया, तो इस ऑब्जर्वेशन के बाद आपने देखा कि मेरे पास जो वॉल्यूम है, अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूँ तो वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीज इन टेम्परेचर विल आल्सो इंक्रीज इन वॉल्यूम। आपके पास एक वैल्यू मैं अगर प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान बनाऊं, बॉयल्स लॉ, तो उसमें टेम्परेचर वॉल्यूम अगर हम इंक्रीज कर रहे थे तो प्रेशर डिक्रीज हो रहा था, उसके आपके ग्राफ इस तरह बनेगा। और इधर यहाँ पर आप देख रहे हैं वॉल्यूम और टेम्परेचर, तो वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान इनिशियली लेट सपोज ये वॉल्यूम और टेम्परेचर की वैल्यू थी, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वॉल्यूम भी वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। दिस ग्राफ रिप्रेजेंट्स, ये जो आपका ग्राफ है, इट विल रिप्रेजेंट द इनवर्स प्रोपोर्शनल, ये इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी को रिप्रेजेंट करता है। एंड दिस ग्राफ रिप्रेजेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो वो आपके पास रिप्रेजेंट करता है डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी को। कोई भी ग्राफ आएगा आपके पास जिसमें वैल्यू इस तरह बिल्कुल सीधी जा रही है, तो इसका मतलब ये है कि दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और जब भी ग्राफ इस तरीके से आएगा, इस तरह कर्व आ गया, फिसल पट्टी बन गई, आप इधर बैठ के झूला लेके नीचे उतरेंगे, तो जब आप नीचे उतर रहे हैं तो इसको आप कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जो फिसल पट्टी होती है उस पर आप बैठ के नीचे उतरते हैं, आप ऊपर चढ़ते हैं, लेकिन एक वक्त जब आप स्लाइड लेते हैं नीचे आ जाते हैं। लेकिन जहाज में बैठते हैं तो वो सीधा ऊपर ही लेके जाता है। तो आपके पास जो बिल्कुल स्ट्रेट इस तरह से कर्व नजर आ रहा है, इट विल रिप्रेजेंट द डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी। और जो इस तरह से नीचे आपका कर्व आ रहा है, कर्व आ रहा है, कर्व की बात की है, ये कर्व है और ये स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को, और कर्व रिप्रेजेंट करता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल को। तो ये आपको ग्राफिकली भी अभी मैंने बता दिया। बहरहाल डायग्राम पे वापस आ जाए। डायग्राम आपकी क्या है, पहले इनिशियली 2 था, फाइनली 4 हो गया। क्यों 4 हुआ? क्योंकि इनिशियल जो वैल्यू थी उसका डबल टेम्परेचर लिया, तो ऑब्वियसली वॉल्यूम भी डबल ही इंक्रीज होगा। क्योंकि अगर आप कह रहे हैं एक चीज मैं डबल कर रहा हूँ या 4 गुना कर रहा हूँ, दूसरी वैल्यू भी 4 गुना ही होगी। अगर आप कोई भी सामान लेके आते हैं, वो सामान आपने जितने का लिया, 1000 रुपए का लेट सपोज लिया, आप पैसे डबल कर दें, 2000 का लेने जाए, जाहिर है जो सामान पहले 1000 का लेके आए थे अब 2000 में डबल ही मिलेगा। ऐसा थोड़ी अब 2000 दे रहे हैं तो आपको दुकान वाला खुश होके ट्रिपल दे दे। पैसे तो उतने ही है ना जितने की चीज आप लेके आए। तो 1000 रुपए में आपको लेट सपोज कोई खिलौना मिला, 2000 में 2 खिलौने मिल जाएंगे, 3000 में 3 खिलौने मिल जाएंगे। इस चीज को हम कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये सिंपल सा आपके पास टॉपिक था। अब यहाँ पर ये क्योंकि थ्योरेटिकल पोर्शन मैंने सारा करवा दिया, अपने आ जाए एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल आपके पास 5.3 है। इसमें क्या है, 600 ml सैंपल ऑफ अ गैस इज हीटेड। एक 600 ml वॉल्यूम आ गया यहाँ पर, 600 ml सैंपल ऑफ अ गैस इज हीटेड। कोई भी गैस आपने ली, उसको हीट किया फ्रॉम 27 डिग्री सेल्सियस टू 77 डिग्री सेल्सियस। 27 से 77 डिग्री तक आप लेके गए एट कांस्टेंट प्रेशर। ये अगर आपके कहीं पे भी सवाल में आ गया एट कांस्टेंट प्रेशर, डायरेक्ट समझ जाए चार्ल्स लॉ अप्लाई होगा। फाइंड द या व्हाट इज द फाइनल वॉल्यूम, आपसे कहा है फाइनल वॉल्यूम बताएं क्या होगा। तरीकेकार आपको जिस तरह पिछले न्यूमेरिकल करवाए वैसे ही यहाँ पर भी होगा। डाटा पहले बनाएंगे। डाटा में आपको क्या क्या गिवन है, आपसे कहा है इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर गिवन है। अब इनिशियल टेम्परेचर आपको 27 डिग्री सेल्सियस गिवन है और फाइनल टेम्परेचर आपको 77 डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड जो भी कहें वो है। आपको मैंने अभी पीछे फॉर्मूला लिखवाया था जो कि मिटा चुका हूं, कि कोई भी डिग्री सेंटीग्रेड में वैल्यू है उसके अंदर आप 273 ऐड करवा दें तो आपके पास फाइनल वैल्यू केल्विन में आएगी, एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल होगा। तो आपके पास जो यहाँ पर इनिशियल टेम्परेचर है 27 डिग्री सेंटीग्रेड को कन्वर्ट करेंगे केल्विन में, तो 27 + 273 कितना हो गया, 300 केल्विन। सिमिलरली फाइनल टेम्परेचर 77 डिग्री सेल्सियस है,
ऐड करवा दें 273, कितना हो गया 350 केल्विन। ये आपके टेम्परेचर लाजमी केल्विन में कन्वर्ट करने हैं, अदरवाइज आंसर गलत आएंगे। और इनिशियल वॉल्यूम कितना गिवन है 600 ml। ये सारी हमने सिंबल से नोटेशन अपनी मेंशन कर दी ताकि बार बार हमें इतना बड़ा लिखना ना पड़े, इनिशियल वॉल्यूम टेम्परेचर वगैरह। मालूम क्या करना है, फाइनल वॉल्यूम। फाइनल वॉल्यूम V2 से रिप्रेजेंट हो रहा है अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ। हवाला देंगे चार्ल्स लॉ, आपके पास V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2 है। मुझे क्या चाहिए V2 फाइनल वॉल्यूम। तो यहाँ पर T2 डिवाइड हो रहा है, इसको मैं उधर भेजूंगा तो वहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो V2 विल बी इक्वल टू V1 अपॉन T1 मल्टीप्लाई बाय T2। अब यहाँ पर आपके पास वैल्यू पुट कर दें। V1 क्या है 600, T1 क्या है 300, T2 क्या है 350। 300 और 600 एक ही टेबल में आते हैं, 2 टाइम्स आ जाएगा। और 350 से मल्टीप्लाई करें, आंसर आ गया 700। तो फाइनल वॉल्यूम आपके पास आ गया 700 ml। इनिशियल 600 था, फाइनल 700, वॉल्यूम बड़ा है। तो एंड में आप अपना रिजल्ट देते हैं कि आपकी जो फाइनल या जो वॉल्यूम फाइनल होगा या जो नया वॉल्यूम होगा, कुछ भी कहें, जो वॉल्यूम आपके पास है नया आया है इट इज 700 ml। ये इंक्रीज हुआ है आफ्टर द इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो ये आपने किसी तरीके से जुमले में बताना है कि जब भी टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। तो ये सिंपल सा आपके पास न्यूमेरिकल है, इसको नोट करें, फिर मैं नेक्स्ट एग्जांपल करवा के आपके लास्ट में जो एक्सरसाइज है उस पर आ रहा हूँ। चलें अब आ जाए अपने इस एक्सरसाइज को, खैर नहीं एग्जांपल है उसको देख लें। आपकी एग्जांपल है 5.4। इसमें कहा है अ सैंपल ऑफ हाइड्रोजन गैस हैज अ वॉल्यूम। आपकी हाइड्रोजन गैस एज अ सैंपल ली गई है, उसका वॉल्यूम लिया है 350 सेंटीमीटर क्यूब। इनिशियल वॉल्यूम आ गया एट 40 डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड जो भी कहना है। तो इनिशियल वॉल्यूम पे जो टेम्परेचर होगा वो इनिशियल टेम्परेचर होगा। इफ गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड, आपकी गैस अलाउ की गई है एक्सपेंड करने के लिए, तो एक्सपेंड जब करेगी यानी वॉल्यूम इंक्रीज करेगी। एक्सपेंशन का मतलब क्या है, इंक्रीज होना। तो वॉल्यूम जब इंक्रीज होगा एट कांस्टेंट प्रेशर, आपके वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है एट कांस्टेंट प्रेशर अप टू 700 सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि आपके पास अब जो ये जो गैस है ये एक्सपेंड हो रही है 350 से 700 तक एट कांस्टेंट प्रेशर। तो एट कांस्टेंट प्रेशर मतलब चार्ल्स लॉ अप्लाई होगा। तो आपकी गैस को अलाउ किया एक्सपेंड होने के लिए। इनिशियल वॉल्यूम आ गया, फाइनल वॉल्यूम आ गया, इनिशियल टेम्परेचर आ गया, सवाल में गिवन है फाइंड आउट द फाइंड आउट इट्स फाइनल टेम्परेचर। इसका फाइनल टेम्परेचर बताएं क्या होगा। तो आपके पास सिंपल जो डाटा है उसको पहले लिख लें एक जगह। इनिशियल टेम्परेचर आपके पास 40 डिग्री सेंटीग्रेड था, प्लस 273 करेंगे तो जो भी आंसर आएगा दैट इज 313 केल्विन। टेम्परेचर सारे के सारे केल्विन में कन्वर्ट होंगे। इनिशियल वॉल्यूम गिवन है 350 सेंटीमीटर क्यूब। इससे पहले आपके पास यूनिट डिफरेंट थी, कोई भी यूनिट हो ये भी आपके वॉल्यूम की यूनिट है, ml भी वॉल्यूम की यूनिट है, मीटर क्यूब हो डेसीमीटर क्यूब हो, सारी की सारी वॉल्यूम की यूनिट है। एक ml में 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है, एक डेसीमीटर क्यूब में 1 लीटर होता है। तो वो आपके अलग चीज है, बाद में देखेंगे। बहरहाल अगर दोनों आपके यूनिट सेम है इनिशियल और फाइनल, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप दोनों को एज इट इज यूज करेंगे। हाँ अगर यूनिट एक की मीटर क्यूब और दूसरे की सेंटीमीटर क्यूब होती तब हमें चेंज करना पड़ता। तो अभी फिलहाल दोनों सेम है तो आप एज इट इज यूज करेंगे। बहरहाल आपके पास इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम दोनों सवाल में गिवन है, इनिशियल टेम्परेचर भी गिवन है, क्या निकालना है फाइनल टेम्परेचर। फाइनल टेम्परेचर कैसे निकालेंगे, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ आपके पास V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2 है। अब यहां से मुझे T2 की वैल्यू चाहिए यानी फाइनल टेम्परेचर चाहिए। मैं क्या करूंगा, इस T2 की वैल्यू को उधर शिफ्ट करूंगा। इसको एक और तरीके से भी समझ लें, अगर मैं दोनों तरफ वैल्यूज को उलट दूं तो T1 अपॉन V1 इज इक्वल टू T2 अपॉन V2 हो जाएगा। फिर ये वैल्यू उधर जाके मल्टीप्लाई होगी तो V2 मल्टीप्लाई बाय T1 अपॉन V1 इज इक्वल टू T2, वही चीज वहां पर लिखी हुई है। तो आपकी मर्जी है, आप इस तरीके से समझ लें या इस वैल्यू को उधर भेजें। तो T2 उधर चले गया,
और ये दोनों क्योंकि आपको पता है इसको यहाँ पर लेके आने, T1 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, V1 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड होगा। तो जैसे समझ आए आप वैसे समझ लें। बहरहाल T2 के लिए आपने फॉर्मूला बनाया, वैल्यू सारी पुट कर दें, 700, 313 और 350। 350 और 700 एक ही टेबल में आते हैं, 2 टाइम्स। आपके पास फाइनल आंसर आ गया 626 केल्विन। अब यहाँ पर आपके पास जो रिजल्ट लिखा जाएगा वो तो मैंने थोड़ा सा डिफरेंट लिखा है, आप इसको सिंपल भी लिख सकते हैं, किताब वाला भी चाहे तो लिख लें। तो बहरहाल द टेम्परेचर विल बी, जो आंसर आया वो, ये जो ब्रैकेट में मैंने लिखा है इन डिग्री सेल्सियस ये होगा। इसके लिए जब आपके न्यूमेरिकल इसके बाद एक्सरसाइज वाले भी मैं करवा दूंगा, जो आपके एक्सरसाइज में फिर मैं आपको एक और टॉपिक पढ़ाऊंगा जो किताब में नहीं है, सिलेबस का हिस्सा नहीं है, लेकिन हम टेम्परेचर स्केल्स तीनों के बारे में सीखेंगे और तीनों को कन्वर्ट करना सीखेंगे। तो वहां पर आप ये डायरेक्ट कर रहे होंगे कि कैसे आप केल्विन को आप कह रहे हैं कि ये इतने डिग्री सेल्सियस है। वैसे यहाँ पर फॉर्मूला आपके पास है, उसी फॉर्मूले को रीअरेंज करके आप कर रहे होंगे। बहरहाल इस वैल्यू पे डिग्री सेल्सियस में ये वैल्यू होगी। तो ये ब्रैकेट इसीलिए बना दिया कि अगर आपका दिल चाहता है इसको ना लिखें तो ना लिखें, कोई मसला नहीं है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है कि इस वैल्यू पे क्या आंसर आएगा इन डिग्री सेल्सियस। और क्योंकि सवाल में केल्विन नहीं गिवन था, सवाल में डिग्री सेंटीग्रेड गिवन था, तो हम कोशिश करते हैं कि अपना आंसर रिजल्ट में भी डिग्री सेंटीग्रेड में ही दें, वरना लाजमी नहीं है। अगेन बार बार कह रहा हूँ, लाजमी नहीं है। तो बहरहाल इतना आपके पास टेम्परेचर आया आफ्टर द एक्सपेंशन इन वॉल्यूम। जाहिर है आपने एक्सपेंड किया था गैस को, तो गैस को एक्सपेंड करने पर आपके पास टेम्परेचर ये आएगा एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये आपकी एग्जांपल्स थी इस चैप्टर में। यही कुछ आपके पास दो न्यूमेरिकल के टॉपिक्स हैं, आगे तो न्यूमेरिकल्स इतने नहीं है। तो बस ये आपके पास एग्जांपल मैंने आज करवाई है। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर आपके जो एक्सरसाइज है वो करवाऊंगा, फिर आपका ये चार्ल्स लॉ यानी कि गैसेस का सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ तक किसी को भी कंफ्यूजन? अस्सलाम वालेकुम क्लास। अब आप लोगों को मैं उसके आगे से क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। इससे पहले पिछली क्लास के अंदर, पिछले लेक्चर में हमने चार्ल्स लॉ सीख लिया, एग्जांपल्स डिस्कस कर ली। अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 2 और 3 किताब की एक्सरसाइज में गिवन है, ये चार्ल्स लॉ के ही क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 करवा रहा हूँ पहले। इट इज डिजायर्ड टू इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस। एक गैस है, फिक्स अमाउंट है उसका, जाहिर है आपके कोई भी लॉ था उसके अंदर अमाउंट ऑफ गैस चेंज नहीं हो रहा था। तो एक फिक्स अमाउंट ऑफ गैस आपने ली, उसका वॉल्यूम इंक्रीज करने की ख्वाहिश है आपको। तो इंक्रीज करने का तरीका क्या होता है कि आपका जो टेम्परेचर है वो बढ़ा दें। आपने पढ़ा है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाएंगे वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। तो आपने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ा दिया, बल्कि वॉल्यूम बढ़ा दिए। यहाँ पे इंक्रीज आपने वॉल्यूम किया, ये इंक्रीज कर दिया 90.5 से 120 सेंटीमीटर क्यूब तक आपने इंक्रीज किया खुद से। फिक्स मास था, उसका वॉल्यूम 90.5 सेंटीमीटर क्यूब था इनिशियली। फाइनली आपने उसको बढ़ा दिया 120 सेंटीमीटर क्यूब तक, वाइल होल्डिंग द प्रेशर कांस्टेंट। प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए चार्ल्स लॉ में, ये आपको दिमाग में क्लियर रखना है। व्हाट वुड बी द फाइनल टेम्परेचर इफ इनिशियल टेम्परेचर इज 33 डिग्री सेंटीग्रेड। इनिशियल टेम्परेचर अगर 33 डिग्री सेंटीग्रेड है, आपकी ख्वाहिश थी कि मैं वॉल्यूम बढ़ा दूं और आपने बढ़ा भी दिया, 90.5 से 120 पे ले गए सेंटीमीटर क्यूब। तो जब वॉल्यूम बढ़ गया 120 तक पहुंच गया, तो उस पर टेम्परेचर क्या होगा फाइनल, ये आपसे पूछा है। तो डाटा आपने सबसे पहले बनाने, किताब में जो चीजें आपको गिवन है सवाल के अंदर वो आप डाटा के ऊपर लिख दें। डाटा के अंदर आप प्रॉपर अरेंजमेंट के तौर पे लिखें, या इक्वल टू थोड़ा आगे पीछे हुए, क्योंकि जगह मेरे पास लिमिटेड है। आपने अपने रजिस्टर या कॉपी जहां पर भी लिख रहे हैं उसमें प्रॉपर अलाइनमेंट में इक्वल टू चलाना है। तो इक्वल टू के नीचे इक्वल टू आना चाहिए। बहरहाल आपकी जो वैल्यूज हैं, इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम, इनिशियल टेम्परेचर। अब टेम्परेचर आपको याद होना चाहिए कि डिग्री सेंटीग्रेड में है, अगर कन्वर्ट करना है लाजमी केल्विन में, तो आपके पास केल्विन में कन्वर्ट करने का एक फॉर्मूला हमने सीखा था लास्ट क्लास में। डिग्री सेल्सियस जो भी है प्लस 273, तो 33 प्लस 273 306 केल्विन के बराबर आ गया। ये इनिशियल टेम्परेचर है। फाइनल टेम्परेचर बताएं क्या होगा। अब फाइनल टेम्परेचर आप निकालेंगे अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ। सोल्यूशन की प्रॉपर हेडिंग डालेंगे, हवाला देंगे। चार्ल्स लॉ क्या है, V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। एग्जाम्पल इस तरह की पीछे मैं डिस्कस कर चुका हूँ,
कि ये T2 इज इक्वल टू किस तरीके से V2 इंटू T1 अपॉन V1 हुआ। ये पिछली जब एग्जाम्पल पढ़ाई तो मैंने एक स्टेप इजाफी करवा दिया था, अदरवाइज नहीं भी समझ आ रहा तो T2 उधर भेज दें, ये वैल्यू उधर आ गई, T1 उधर भेज दें मल्टीप्लाई हो जाएगा, V1 उधर भेज दें डिवाइड हो जाएगा। तो आपके पास T2 इज इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन। वैल्यूज आपकी राइट साइड की गिवन है, V2 की वैल्यू 120, ये T1 और V1 आपको गिवन है 306 डिवाइड बाय 90.5। अब आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट ये एक्सप्रेशन लिखें, या आप पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें फिर इससे डिवाइड करें, या इन दोनों को पहले डिवाइड करें फिर 120 से मल्टीप्लाई करें, आपकी मर्जी। स्टेप बढ़ाना चाह रहे हैं बढ़ा लें, वो स्टेप मैं अगले सवाल में बता दूंगा जो बढ़ाया है मैंने। तो बहरहाल डायरेक्ट भी काम कर सकते हैं, कैलकुलेटर में एक्सप्रेशन पुट करें, आंसर आपके पास आ जाएगा फाइनल 405.7 विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 406 केल्विन। मैंने अप्रोक्सीमेटली नहीं लिखा, लेकिन अगर आपका दिल चाहता है तो आप इस 405 की जगह 406 भी लिख सकते हैं। तो 406 केल्विन ये भी अगर लिखते हैं एज इट इज तो कोई मसला नहीं है, गलत नहीं है, क्योंकि आपने जाहिर उसको राउंड ऑफ किया है। एंड में रिजल्ट देना है। वैसे मैंने कहा था कि रिजल्ट इतनी सी भी लाइन हो सकती है, इतना सा भी जुमला हो सकता है, द फाइनल टेम्परेचर इज 406 केल्विन या 405.7 केल्विन, जो भी दिल चाहे। ये एक सिंपल सी लाइन भी लिख सकते हैं, लेकिन कोशिश करें ये जो लॉ है बीच में जबरदस्ती ऐड कर दें। मैंने जबरदस्ती किस तरीके से ऐड किया, आफ्टर द इंक्रीज इन वॉल्यूम, जब भी वॉल्यूम इंक्रीज होगा टेम्परेचर भी इंक्रीज होना चाहिए। द इंक्रीज टेम्परेचर ब्रैकेट में लिखा इंक्रीज, इसका मतलब टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है, द टेम्परेचर विल बी इतने केल्विन। अब केल्विन को कन्वर्ट कर रहा हूं यहाँ पर डिग्री सेंटीग्रेड में, ऑल्दो ये लाजमी नहीं है, मैं किताब की एग्जांपल नहीं किया, लेकिन हमें तमाम बच्चों से अलग भी तो होना है। एग्जामिनर जब पेपर चेक कर रहे होंगे आपके, तो उनके पास सबका एक ही तरीके से काम आ रहा होगा, सब केल्विन में आंसर दे रहे होंगे, लेकिन आप बीइंग माय स्टूडेंट, मेरे स्टूडेंट होने के लिहाज से कुछ तो अलग करेंगे ना। कुछ क्यों अलग करना है, ताकि आपका पेपर जब चेक हो तो आपके सवाल में जिस तरीके से डाटा गिवन था रिजल्ट में भी वैसे ही आंसर होना चाहिए। सवाल में अगर केल्विन में टेम्परेचर नहीं गिवन तो आंसर भी हम केल्विन में क्यों दें। जब सवाल में आपको डिग्री सेंटीग्रेड में बोला गया है तो फाइनल टेम्परेचर भी तो हमें डिग्री सेंटीग्रेड में ही देना चाहिए। तो जो भी वैल्यू आई है उसमें माइनस कर दें 273, ये वैल्यू आ जाएगी डिग्री सेंटीग्रेड की। अब ये जो मैं माइनस कर रहा हूँ, इसके बाद आपको टेम्परेचर स्केल 3 होते हैं, मैंने कहा था मैं करवाऊंगा, उसके न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। तो आपके एक्सरसाइज का इसके बाद सिर्फ एक क्वेश्चन रह जाएगा, क्वेश्चन नंबर 1, वो न्यूमेरिकल्स मैं आपको करवाऊंगा, लेकिन इस टॉपिक के बाद। तो आपको समझ आ जाएगा कि कैसे आप डायरेक्ट माइनस कर रहे हैं तो डिग्री सेंटीग्रेड में आ रहा है, ऑल्दो मैं इसका फॉर्मूला पीछे पढ़ा चुका हूँ। बहरहाल ये आपका फाइनल आंसर है, रिजल्ट आपका आ गया, इतना टेम्परेचर है 132.7 डिग्री सेंटीग्रेड, या इसको भी आप राउंड फिगर करके 133 डिग्री सेंटीग्रेड कह सकते हैं। अब आ जाए अपने थर्ड क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है अ 78 ml सैंपल ऑफ अ गैस, गैस आपने ली 78 ml, उसका इनिशियल वॉल्यूम रखा, इज हीटेड फ्रॉम 35 टू 80 डिग्री सेल्सियस। तो आपका जो टेम्परेचर इनिशियल और फाइनल ये दे दिया, इनिशियल वॉल्यूम दे दिया, आपसे कहा है एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर का मतलब क्या है, चार्ल्स लॉ अप्लाई होगा। व्हाट इज द फाइनल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम बताएं। तो फाइनल वॉल्यूम निकालने के लिए पहले डाटा तो उसी तरीके से बनेगा, इनिशियल टेम्परेचर गिवन है 35, कन्वर्ट करेंगे डिग्री सेंटीग्रेड को इनटू केल्विन। तो केल्विन में आप कन्वर्ट करते हैं ऐड करवा के 35 प्लस 273 308 केल्विन। सिमिलरली 80 डिग्री सेल्सियस प्लस 273, वैल्यू आ जाएगी इन केल्विन 353 केल्विन। इनिशियल वॉल्यूम गिवन है 78 ml, फाइनल वॉल्यूम आपको चाहिए। ये आपका डाटा बन गया। सोल्यूशन की हेडिंग डालें, जैसे ये सवाल किया वैसे ही वो भी होंगे। सोल्यूशन की हेडिंग डालें अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ के मुताबिक आपने उसका इक्वेशन ऑफ स्टेट लिख दी, V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। V2 निकालना है, फाइनल वॉल्यूम निकालना है, तो T2 उधर जो मौजूद है डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे भेजेंगे मल्टीप्लाई होगा। तो फॉर्मूला आपके पास बन गया V2 इज इक्वल टू V1 अपॉन T1 मल्टीप्लाई बाय T2। अब V1 T1 और T2 ये सारी वैल्यूज गिवन है डाटा में, पुट कर दें। मैंने आपसे कहा पिछले सवाल में आप डायरेक्ट कैलकुलेटर की मदद से आंसर निकाल लेते हैं,
आप यहाँ पर भी डायरेक्ट कैलकुलेटर की मदद से आंसर निकाल सकते हैं। इधर आपके पास डायरेक्ट आंसर आ गया। लेकिन यहाँ पर मैंने एक स्टेप इजाफी करवाया है, दोनों टेम्परेचर को आपस में डिवाइड करवाया। 78 अपनी जगह, 353 डिवाइड बाई 308, तो मेरे पास एक वैल्यू आ गई। 1.146 पे स्टॉप किया, ऑल्दो आगे चल रही थी लेकिन हमने यहाँ पर स्टॉप किया है। पॉइंट के बाद 3 डेसिमल तक ले लें, उसके बाद 78 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो 89.388 आ रहा है। और अगर मैं डायरेक्ट कैलकुलेटर से करता हूँ तो 89.396 आता है। जब हम राउंड फिगर करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे, तो दोनों का आंसर 89.4 आएगा। तो इसलिए आपकी मर्जी है, आप यहाँ से डायरेक्ट इस स्टेप पे आ जाते हैं, यानी ये आंसर निकालते हैं, या आप एक स्टेप बढ़ा के इधर लेके आते हैं। एंड में जब राउंड फिगर करेंगे, पॉइंट के बाद 1 डेसिमल तक लेके आएंगे, या पॉइंट आपके पास अगर 1 डेसिमल ही है जैसे ये सवाल था, और पॉइंट हटाना है, जैसे यहाँ पर आ गया 0.7 था, इसको हटाएंगे तो यहाँ पर 5 की जगह 6 हो जाएगा। और यहाँ पर अगर देख रहे हैं, मुझे पॉइंट के बाद अगर 1 डेसिमल चाहिए तो 388 को भी 4 लिखेंगे यहाँ पर, पॉइंट के बाद 4 होगा। और यहाँ पर 0.396 को भी राउंड ऑफ करेंगे 1 डेसिमल, तो 0.4 आएगा। तो राउंड ऑफ करना आप लोगों ने वैसे फिजिक्स में भी सीखा हुआ है, और मैंने भी आपको शुरू के लेक्चर्स में सिखाया था जब न्यूमेरिकल्स कर रहे थे, राउंड ऑफ सिखाया हुआ है। तो 89.4 ml आपके पास यहाँ पर फाइनल वॉल्यूम आ गया। एंड में रिजल्ट आप लिखेंगे। ये स्टेप सिर्फ इसलिए इजाफी करवाया ताकि आपको पता हो, कैलकुलेटर से निकालेंगे अगर डायरेक्ट दो पॉइंट में कुछ फर्क आएगा, और अगर इस तरीके से एक स्टेप बढ़ा के करेंगे तो पॉइंट्स में कुछ फर्क आएगा। फर्क आता है क्योंकि आप बहुत सारी वैल्यू को निगलेक्ट कर देते हैं, कैलकुलेटर नहीं करता। तो कैलकुलेटर आपको डायरेक्ट जो आंसर देगा उसमें पॉइंट में थोड़ा फर्क आएगा। एंड में आप रिजल्ट लिखते हैं कि आफ्टर हीटिंग, जिस तरह आपके सवाल में कहा गया है, कोशिश करनी है रिजल्ट भी उसी तरीके से दें। अगर सवाल आपके पास कुछ और पूछा गया है और रिजल्ट कुछ और दे रहे हैं तो फायदा नहीं है न्यूमेरिकल को लिखने का। न्यूमेरिकल इज बेसिकली वर्ड प्रॉब्लम। आपसे पूछते हैं व्हाट इज योर नेम, तो बचपन में सीखा था इसका जवाब देना माय नेम इज, आगे जो भी आपका नाम है। तो आपके ये शुरू से एथिक्स सिखाए गए कि जो जिस तरीके से क्वेश्चन करे उसको उसी तरीके से जवाब देना है। कोई अगर आपसे बदतमीजी से क्वेश्चन कर रहा है तो आप बदतमीजी से जवाब दे दें। ऑल्दो ये इखलाकियात के अपोजिट है, लेकिन नेचुरली हमारे अंदर जो शैतान जागता है वो यही जागता है कि अगर किसी ने हमसे बदतमीजी से बात की तो हम भी बदले में बदतमीजी से करेंगे। किसी ने हमारे ऊपर चीखा है तो हम भी उसको चीख के जवाब देंगे। अगर कोई हमारी बात नहीं सुन रहा तो हम चीखना शुरू कर देते हैं। ये नेचुरल इंस्टिंक्ट हमने डेवलप कर लिए हैं। तो यहाँ पर भी इसी तरीके से, अगर जो आंसर आपको चाहिए, क्वेश्चन जो पूछा है उसी तरीके का मुझे आंसर यानी कि रिजल्ट चाहिए। सवाल में जैसे कहा कि हीट करना है, तो यहाँ पर भी उसी तरीके से मैंने आपको रिजल्ट दिया है कि आफ्टर हीटिंग वॉल्यूम विल बी इतना, 89.4 ml। ये वॉल्यूम क्योंकि इंक्रीज हुआ है बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। ऑल दो अगर आप इस रिजल्ट में सिर्फ इतना भी लिखेंगे, द फाइनल वॉल्यूम या द इंक्रीज्ड वॉल्यूम इज 89.4 ml, तो रिजल्ट का जो आपका क्राइटेरिया है वो मीट हो जाता है, आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। लेकिन आपको जो काम करना है वो प्रॉपर स्टैंडर्ड का करना है। हमेशा अपनी एक आदत बनानी है, एक आदत अपने अंदर डालनी है कि कोई भी काम करेंगे ये सबसे अच्छा काम आपका होगा, टॉप ऑफ द लाइन काम करना है, टॉप के 1% लोगों में आना है। तो जो भी काम आपको दिया जाए, चाहे वो आपको करना है दिल से करना है या नहीं करना, अभी करके बाद में छोड़ देना है, लेकिन जो भी करना है जब भी करना है वो आपको पूरे अपने 100%, 100 एफर्ट डाल के करना है। तो आंसर जो आप दे रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, आपका क्वेश्चन, आपका आंसर बकिया पूरे दुनिया के बच्चों से बिल्कुल मुख्तलिफ होना चाहिए, तभी आप आगे अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो अगर आपकी परसेंटेज बोर्ड में मोर देन 90 आती है तो इसका मतलब ये है कि आउट ऑफ ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स आप उन सब में 90% स्टूडेंट से ज्यादा बेहतर हैं, तभी तो टॉप के लाइन में आ रहे हैं आप। तो पूरे सिलेबस में से 90% का मतलब ये, पूरे सिलेबस में से आपको 90% बहुत अच्छा सा आता है, तभी आउट ऑफ 100% आपका 90 प्लस स्कोर हुआ या 90% प्लस आप लेके आए। तो जो भी काम करना है टॉप ऑफ द लाइन करना है, मिडल लोगों की तरह नहीं करना, मीडियोकर लाइफ नहीं गुजारनी है। आपने प्रॉपर अपने स्टैंडर्ड्स खुद मेंटेन करने,
एनीवेज, ये आप लोगों का टॉपिक था न्यूमेरिकल पोर्शन ऑफ चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ पे आपका ये गैसियस टॉपिक कंप्लीट होता है, गैसियस स्टेट कंप्लीट होती है। इसके बाद आपका लिक्विड और सॉलिड स्टेट है। सॉलिड स्टेट के बाद फिर दायरे ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। थ्री यानी कि फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे। यहाँ तक आपको जितना भी मैंने पढ़ाया है, इसके बाद न्यूमेरिकल्स आगे नहीं है, एक्सरसाइज के चंद न्यूमेरिकल्स से ऑलमोस्ट हो गए, एक रह गया है, वो इसके बाद करवा रहा हूँ। बहरहाल इस टॉपिक तक किसी को कोई कंफ्यूजन